नमस्कार, मनी 9 की खास पेशकश मार्केट आउटलुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। तो भारतीय शेयर बाजार नई तेजी के लिए एक बड़े ट्रिगर की तलाश में है, एक रेंज में फंसे हुए हैं। अब ये ट्रिगर कहां से आएगा? ये ट्रिगर सरकार की ओर से भी आ सकता है, एफपीआई यानी कि विदेशी निवेशकों के लिए राहत के रूप में, जिससे विदेशी निवेश बढ़ेगा, रुपए पर दबाव कम होगा और हमारे मार्केट्स के लिए शायद ये रिस्पाइट हो सकता है। दूसरा, यूएस ईरान जंग को लेकर भी बड़ी घोषणा हो सकती है, जिससे कच्चे तेल के साथ साथ हमारा इंपोर्ट खर्च, महंगाई और ब्याज दरें, इन सब में बड़ी राहत देखने को मिल सकती है। और इन सब के बीच में आरबीआई ने कोई सख्त फैसला नहीं लिया है और ब्याज दरें तीसरी बार स्थिर रखी गई हैं, लेकिन और भी कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं। आइए इन सब मुद्दों पर और बाजार की रणनीति पर विस्तार से बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं खास मेहमान, कोटक महिंद्रा एएमसी के फंड मैनेजर अतुल भोले जी आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, मुझे ये शो पे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। तो सर, आपके एक्सपीरियंस से हम कुछ सीखना चाहेंगे, जिससे हम भी ये समझ पाएं कि जिस तरह के फैसले या फिर गतिविधियां बाजार में चल रही हैं, उससे बाजार में किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए और किस तरह पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए ताकि रिटर्न्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो सबसे बड़ा टॉपिक या सबसे हैपनिंग इवेंट जो था बीते हफ्ते के लास्ट में था, आरबीआई की जो पॉलिसी बैठक का फैसला आया, उसमें दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इससे एक राहत जरूर मिली है, क्योंकि एक तबका था जो मान रहा था कि ये फ्यूल प्राइस हाइक हुए हैं, इंपोर्टेड महंगाई बढ़ रही है, उससे हो सकता है कि आरबीआई शायद ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दे, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, इस फैसले के साथ साथ महंगाई का जो आउटलुक है, जो अनुमान है, उसको बढ़ा दिया गया है। जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है उसे नीचे की ओर ट्वीक कर दिया गया है। तो रुख भले ही न्यूट्रल रखा गया है, लेकिन क्या आगे आने वाली पॉलिसीज को लेकर ऐसा व्यू बन रहा है कि रेट हाइक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्या ऐसा मानना सही होगा सर? ये आज की घड़ी में आप देखेंगे तो ये जो आरबीआई का जो फैसले आगे के पॉलिसीज में आएंगे, वो बड़े हद तक ऑयल की प्राइसेस कहाँ रहती है, और मतलब और उसके लिए ये यूएस और ईरान का जो जंग चल रहा है वो कब खत्म होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा। आरबीआई ने भी बोला है कि उनके जो फैसले रहेंगे वो बहुत डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, तो उस समय पे इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी क्या होगा उस पे वो डिपेंड करेगा। और मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन जो अभी हम देख रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा हद तक जो कच्चे तेलों के दाम ऊपर गए हैं वो एक बड़ा फैक्टर है। उसके साथ साथ काफी दूसरे कमोडिटी के प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं। तो ये डेटा डिपेंडेंट रहेगा, बट मुझे लगता है आरबीआई ने इस आज जो पॉलिसी हुई उसमें जो रेट सेम लेवल पे रखे हैं, उसके लिए ये जो एवरीडे जो न्यूज फ्लो नया नया आता है यूएस और ईरान के वॉर से लेके, उसके कारण मुझे लगता है अभी तक फैसला लिया नहीं गया है, बट आगे जाके भी वो डेटा डिपेंडेंट रहेगा और बड़े हद तक वो ऑयल के दामों पे डिपेंड करेगा। काफ़ी हद तक डेटा डिपेंडेंट रहेगा और उसके साथ साथ कच्चे तेल की कीमतें कैसे बिहेव करती हैं, इसके ऊपर काफ़ी हद तक ये निर्भर करेगा। आपने जंग की बातचीत करी, मैं आगे उसको डिटेल में टच करता हूं सर, लेकिन उससे पहले जरा आरबीआई के जो फैसले हैं उनको ही डिटेल में अगर डिस्कस कर लें तो विदेशी निवेशकों को राहत देते हुए सर 15 साल, 30 साल और 40 साल के जो बॉन्ड्स हैं उसमें निवेश को आसान बनाया गया आरबीआई की ओर से। इससे कितनी राहत मिलेगी? साथ ही बैंकों के लिए एफसीएनआर डिपॉजिट्स और सीपीएसईस के लिए ईसीबी का जो दरवाजा है वो भी खोला गया है। क्या इससे रुपया स्टेबल हो जाएगा, जिसने हाल ही में 97 के आसपास का नया ऑल टाइम लो भी टच किया था, और इससे क्या रेट हाइक का डर खत्म हो जाएगा सिस्टम से? जी, मुझे मतलब रुपये और इकोनॉमी का जो ट्रेजेक्टरी है या इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन का, वो पूरे हिसाब से, मेरे हिसाब से ऑयल प्राइस या कमोडिटी इन्फ्लेशन वगैरह उन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली ये जो आरबीआई ने आज के जो कदम उठाए हैं टैक्सेशन से लेके बॉन्ड्स से, उससे थोड़ा इंटेंशन दिखता है कि रुपये पे फोकस है, लेकिन वेदर इन्वेस्टर ये टैक्सेशन चेंजेस के चलते हुए इंडिया में इन्वेस्ट करना चालू करेंगे या नहीं, वो कहना अभी मुश्किल है। बहुत सारी चीजें ग्लोबली हो रही है, हमने देखा कि रुपी डिप्रिसिएशन काफी हो चुका है, बट आगे जाके भी रुपी डिप्रिसिएशन रुक जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसीज, ये कहना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली एट द मार्जिन अगर इसमें कुछ पैसा आया, मतलब, और वो जो पैसा आएगा अगर ये चेंजेस के कारण, वो मीनिंगफुल होगा। अगर 5, 10, $15 बिलियन का इनफ्लो आगे के 3-6 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो रुपी को थोड़ा उससे सपोर्ट मिलेगा। बट एज सच बिकॉज ऑफ ये मेजर्स के चलते कुछ चेंजेस हो जाएंगे इन नियर फ्यूचर, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है।
ठीक है, ओके। अच्छा, आरबीआई की पॉलिसी अगर हम देखें या फिर आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री को देखें तो सर दो मेन कंसर्न्स है जो कि उनकी भाषा शैली में हाईलाइट हुए हैं। एक था मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट, यूएस ईरान की जंग, और दूसरा रुपये की वीकनेस। तो रुपये की वीकनेस को टैकल करने के लिए कुछ हद तक जो स्टेप्स हैं वो आरबीआई की ओर से अनाउंस किए गए हैं। अब जहाँ तक यूएस ईरान जंग खत्म होने की बात है, तो उसमें सर क्या बचा है आपके हिसाब से? ट्रम्प साहब को ये जंग खत्म तो करनी है लेकिन अपनी शर्तों पर। हमारे लिए अगर इस जंग में देखा जाए सर, लंबी चल गई है जंग 28 फरवरी से, हमारे लिए इसमें सीख क्या है, सबक क्या है, इकोनॉमी वाइज भी देखा जाए और निवेशकों के लिए भी जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए? ये जंग से लेके मुझे लगता है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये कब कब होनी है। मुझे लगता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनको थोड़ा उसमें रिस्पेक्टेबल एग्जिट चाहिए जंग से। तो वो उसके लिए वेट हो रहा है। मुझे लगता है अगर आप अमेरिका में जो भी हो रहा है, कल अमेरिकन हाउस ने भी जो बिल पास किया उसके अगेंस्ट उन्होंने ईरान वॉर के अगेंस्ट वोट किया है। जो ट्रम्प साहब के जो करीबी सलाहकार थे वो भी काफी उनसे डिस्टेंस बना रहे हैं ये वॉर से लेके। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब पे एक प्रेशर बनते जा रहा है ये वॉर खत्म करने के लिए। और आप सितंबर अक्टूबर में यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उस वो भी नजदीक आ रहे हैं। तो सारी जगह से प्रेशर तो बन रहा है उनके ऊपर कि ये वॉर खत्म हो जाए, खत्म करनी चाहिए। तो बट फिर भी कुछ बोलना मुश्किल है। उनके आज तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखते हुए कुछ बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये वॉर से आपके जो क्वेश्चंस थे वो बहुत मायने रखते हैं कि इकोनॉमी को क्या करना चाहिए और इन्वेस्टर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए। मुझे लगता है इकोनॉमिक लेवल पे या कंट्री लेवल पे दो तीन चीजें हमें करनी चाहिए। ऑब्वियसली इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो चाइना ने किया है लास्ट 5 10 15 साल में कि इंपोर्ट डिपेंडेंस जो ऑयल का वो थोड़े कम करते जाना चाहिए। अ, उसके उसके लिए रिन्यूएबल्स या जो कोल बेस्ड मीथेन गैस वगैरह ऐसे जो नए तरीके हैं उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए कि ऑयल डिपेंडेंस कम हो। और उसके साथ साथ इंडिया को जो अपना ऑयल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसको और बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ाना चाहिए। हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ऑयल का, बट वो इतना ज्यादा नहीं है जितना चाइना या जापान ने बना के रखा है। तो हमें भी अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने पे बहुत जोर देना चाहिए। वो एक इकोनॉमी लेवल की चीजें हैं। दूसरा, इन्वेस्टर्स लेवल पे हमने देखा है कि जब 2 3 साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर भी हुआ था उस टाइम पे भी मार्केट 10 से 15% गिरा था और ऑयल ऊपर गया था। बट जनरली ऐसी चीजें लंबे समय तक नहीं रहती है, कंटिन्यू नहीं रहती है। तो यहाँ पे भी हमें वही लगता है कि लास्ट 2 महीने से हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वॉर की वजह से। बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये वॉर खत्म होगा और दैट टाइम आई थिंक मार्केट विल अगेन स्टार्ट इट्स ओन, विल स्टार्ट चार्टिंग इट्स ओन कोर्स। और काफी हद तक वो अर्निंग कैसे आती है कॉर्पोरेट इंडिया की उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो अगर हम अर्निंग की बात करें नेक्स्ट 1 2 साल की, तो हमें लगता है कि डिस्पाइट वॉर का इम्पैक्ट FY 27 में 10 12% का अर्निंग ग्रोथ आ सकता है और FY 28 उससे अच्छा हो सकता है। तो बाजार में ऐसी चीजें होती रहती है बार बार, तो इन्वेस्टर को जुड़े रहना चाहिए। अगर मौका मिले तो और एक टॉपअप करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स में। टॉप अप करना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, और ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं। तो आप कह रहे हैं सर ये ऐसी जब चीज़ें होती हैं, जब बाजार में गिरावट होती है, तो ये मौका होता है इन्वेस्टर्स के लिए जो लंबी अवधि के निवेशक होते हैं? यस, डेफिनेटली। ठीक है, ओके। अब जब ये जंग खत्म हो जाएगी, जिसकी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो वापस हमें बैक टू बेसिक्स आना पड़ेगा, वापस फोकस FIs के ऊपर, हमारी अर्निंग्स के ऊपर आ जाएगा। सर ये जो फैसले आरबीआई की ओर से लिए गए हैं, क्या इससे FPIs की वापसी हो जाएगी भारतीय बाजारों में, या फिर अभी केवल बॉन्ड मार्केट को टच किया गया है? क्या बॉन्ड मार्केट के अलावा शेयर बाजार से जुड़ी हुई, इकोनॉमी से जुड़ी हुई कुछ टैक्स रिलीफ्स की भी बाजार उम्मीद कर रहा है, या इसकी ज़रूरत है, अभी नेसेसिटी है अगर बाजार को यहाँ से एक पुश देना है तो? आज का जो पॉलिसी मेजर्स है वो टिपिकली बॉन्ड साइड को ज्यादा टैकल कर रहा है। इक्विटी मार्केट या FPI शेयर मार्केट में आने के लिए कुछ दूसरी चीजें जो हो रही थी लास्ट 2 साल से, बेसिकली FIs इंडिया को क्यों मतलब बेच रहे हैं और दूसरे कंट्रीज को क्यों जा रहे हैं। बेसिकली 1 1.5 साल पहले इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन काफी बढ़ गया था और कहीं ना कहीं एक अर्निंग डिसेलरेशन दिख रहा था। जो कोविड के बाद 21 22 23 24 में अर्निंग काफी अच्छे लेवल से ग्रो हो रही थी, 14 15%, वो नीचे गिर के 6 8% पे आ गई थी। और उसी समय पे जो दूसरी कंट्रीज है
कोरिया, ताइवान एक्सेट्रा, उनमें एआई रिलेटेड अर्निंग एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा था। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एआई के बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट्स या प्लेस नहीं है, इसके लिए एफ आई एस वांटेड टू इन्वेस्ट इनटू एआई रिलेटेड प्लेस। इसके लिए इंडियन मार्केट से बिकवाली होके बहुत ज़्यादा बाइंग कोरिया, ताइवान ऐसे मार्केट में हुई। तो वो एक बड़ा कारण एफ को इंडिया से बेच के जाने का वही है कि अपने पास एआई का कोई प्ले नहीं है और वैल्यूएशन थोड़े ज़्यादा थे अपने 1-1.5 साल पहले। ये चीज़ें जब सॉल्व होगी तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एफ इंडिया में वापस आएंगे। आप देख रहे होंगे कि ग्लोबली बहुत सारे जो नॉलेजेबल लोग हैं या पंडित लोग हैं वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एआई में एक बबल बनना चालू हो रहा है। अभी वो बबल कब डिफ्यूज होगा वो हम देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन और एक्सुबरेंस उस ट्रेड में है। तो अगर वो ट्रेड थोड़ा फिजल आउट होना चालू होता है तो डेफिनेटली इंडिया में एफ का इंटरेस्ट वापस आएगा। मतलब जितना एआई को लेकर सिचुएशन ईज ऑफ होगी या फिर जो एक पूरा हाइप बनी हुई है वो कम होगी, तब वापस भारत पर फोकस लौटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एआई में पीछे छूट गए हैं। तो सर इसी को जोड़ते हुए अगर हम Q4 रिजल्ट सीजन की बातचीत करें तो Q4 रिजल्ट सीजन कैसा रहा? क्योंकि आपने कहा कि FY27 मौजूदा वित्त वर्ष में भी 10 से 12% की अर्निंग ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल निफ्टी के वैल्यूएशन कैसे हैं? जब आप कह रहे हैं कि 1-1.5 साल पहले हम काफ़ी महंगे थे, तो अभी फिलहाल सिचुएशन कैसी है? और जो 22,182 का सर हमने एक स्विंग लो टच किया था, क्या वो बॉटम था या फिर स्विंग लो था? उसके नीचे भी हम जा सकते हैं या फिर डिसाइसिवली हम ऊपर की ओर यहाँ से चलना शुरू करेंगे, जैसे कुछ ट्रिगर्स की बात आपने करी है? यस, तो अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि जब जनरल इलेक्शन हो गए थे 2024 में तो बहुत ज्यादा एग्जुबरेंस था, तो हमारा पी जो था 24-25 पे चला गया था। इंडिया का रेंज होता है कि 16 से 24-25 के बीच में पी रहता है, तो हम हायर एंड पे चले गए थे। अभी 1-1.5 साल के टाइम करेक्शन के बाद अर्निंग बढ़ी है और मार्केट वहीं पे है, तो पी नीचे आया है। तो हमारा पी अभी 19 के आसपास है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है। तो वो वैल्यूएशन के हिसाब से काफी कंफर्ट है। और अगर आप ये FY26 जो अभी हमने खत्म किया उसमें 12% अर्निंग ग्रोथ है निफ्टी का, और Q4 के रिजल्ट एक्चुअली काफी हद तक अच्छे आया है। बहुत जगह एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे रिजल्ट कुछ कुछ कंपनीज में दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी वजह से जो फरवरी मार्च में हमने जो लो टच किया था, जैसे आपने बोला 22,800 हम चले गए थे, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आए और मार्केट को बहुत जगह एक रिलीफ हुआ या पॉजिटिव सरप्राइज हुआ, तो मार्केट में पर्टिकुलरली स्मॉल और मिड कैप स्पेस में काफी रिकवरी दिखाई दी। तो अर्निंग और वैल्यूएशन के हिसाब से हम काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। 19-20 का पी है, जैसे मैंने बोला 27 में थोड़ा चैलेंजेस है, फिर भी हम 10-11% का अर्निंग ग्रोथ लेके आ सकते हैं। और अगर ये जंग का फैसला जल्दी हो जाता है, जंग अगर जल्दी खत्म हो जाती है, तो उतने हद तक उसमें एक अपसाइड आ सकती है। मतलब कह रहे हैं कि हमारे वैल्यूएशन ठीक है, नतीजे ठीक ठाक आ रहे हैं, बस हमारे लिए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे ये जंग हुई या फिर कच्चा तेल हुआ, जब ये सुलझ जाएंगे तो फिर हमारे लिए देयर इज नो लुकिंग बैक, फिर हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ज़्यादा फोकस कहाँ होना चाहिए सर? क्या स्मॉल कैप, मिड कैप जहाँ पैसा बना है, जैसे आपने कहा कुछ सरप्राइजेस आए हैं पॉजिटिव साइड पर, क्या वहीं पर पैसा बनेगा या फिर लार्ज कैप्स पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए? मुझे लगता है थोड़ा 3-5 साल का अगर समय दिया जाए तो मिड कैप और स्मॉल कैप भी अच्छा कर सकते हैं। अपनी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग फुटिंग पे है। अगर आप अभी थोड़ा हमें चैलेंजेस है, बट फिर भी नतीजे बहुत अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अभी आरबीआई ने थोड़ा कम किया है, बट फिर भी 6-6.5 का ग्रोथ बोल रहे हैं। नॉमिनल ग्रोथ जो है 12-13% का आ जाएगा। हमारा फिस्कल सिचुएशन, करंट अकाउंट डिफिसिट, इंटरेस्ट रेट काफी हद तक एक नैरो बैंड में घूम रहे हैं। तो ये सारे, और गवर्नमेंट खर्चा करते जा रही है कैपेक्स में, 12 लाख करोड़ खर्चा कर रहे हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से। लास्ट ईयर हमने देखा कि बजट में टैक्स कट्स हुए हैं, जीएसटी का कट हुए हैं। आरबीआई ने लास्ट ईयर जो रेट कट और सीआरआर कट किया था उससे ईएमआई में काफी राहत मिली है लोगों को। और ये कैलेंडर साल में या फिर नेक्स्ट कैलेंडर साल में 8वां पे कमीशन लागू किया जाएगा। उसके साथ साथ हमने देखा यूपी, उत्तराखंड या कर्नाटक जैसे राज्यों में मिनिमम वेजेस जो है वो काफी ऊपर बढ़ाई गई है। तो इसके कारण लोगों के पास काफी पैसा बचेगा
ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख करोड़ हमारा अनुमान है कि उतना एवरी ईयर लोगों के पास रहेगा। तो कंजम्पशन को भी एक बूस्ट मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ जो लास्ट 1 साल में रुपी डिप्रिसिएशन हुआ है अगेंस्ट यूरो, अगेंस्ट डॉलर, और जो अपनी ट्रेड डील्स हो गई है यूरोप के साथ, यूके के साथ और यूएस के साथ भी ट्रेड डील साइन होने जा रही है, तो एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक अच्छा मौका मिलने जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन और एक्सपोर्ट तीनों जो इंजन से इकोनॉमी के अगले 3-5 साल में अच्छा कर सकते हैं। तो उसमें उसके चलते हमें लगता है कि मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी अच्छा कर सकते हैं आगे के 3-4 साल में या 5 साल में। ठीक है, ओके। तो मिक्स क्या होना चाहिए पोर्टफोलियो में, मिड कैप, स्मॉल कैप और वीजा वी लार्ज कैप्स का? या तो मुझे लगता है एक तो ओवरऑल अलोकेशन में इक्विटी अलोकेशन डिपेंडिंग ऑन द पर्सन इट कैन बी, बट विद इन दैट आई थिंक 55 से 60% लार्ज कैप हो सकता है और 40-45% हम मिड और स्मॉल कैप में रखने की मतलब कंफर्ट है। बट उसमें वही है कि टाइम होराइजन एटलीस्ट 5 साल का होना चाहिए। ठीक है, 55 से 60% लार्ज कैप में रखिए और 45 से 50% हिस्सा आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप, स्मॉल कैप का हो सकता है, बशर्ते आपका कम से कम 3 साल और 5 साल का अगर नज़रिया है तो आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन करके चल सकते हैं। अब कौन से सेक्टर्स में पैसा लगाना चाहिए? हमने मिड कैप, स्मॉल कैप तो समझ लिए। सर, आरबीआई के फैसले से एक चीज़ तो समझ आ रही है कि इससे बैंकों को फायदा होगा, क्योंकि डॉलर्स को भारत में लाने की कोशिश हो रही है, डॉलर इनफ्लो बढ़े, उस वजह से 3 फैसले जिसकी हमने बातचीत करी है वो देखने को मिली है। उससे होगा क्या, अगर से फॉर एग्जांपल जैसा आरबीआई सोच रहा है या उम्मीद कर रहा है, जो खोला गया है बॉन्ड्स को विदेशी निवेशकों के लिए, तो बॉन्ड के प्राइजेस बढ़ेंगे, बॉन्ड प्राइस बढ़ेंगे तो सर इनवर्स कोरिलेशन होता है बॉन्ड यील्ड्स का, तो बॉन्ड यील्ड नीचे आती हुई नजर आ सकती है। तो बॉन्ड प्राइजेस अगर बढ़ते हैं सर, तो क्या इसका फायदा बैंकों को होगा जिनके पास सरकारी बॉन्ड्स की भरमार है, इनके बड़े बड़े पोर्टफोलियो हैं, बड़े M2M गेन्स देखने को मिल सकते हैं? तो कुछ सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो क्या यहां से बैंक्स या स्पेशली PSU बैंक्स फोकस में रखे जा सकते हैं? बराबर संदीप जी, आपने जो बोला वो बहुत सही है। आई थिंक बैंकिंग सेक्टर जो है, ओवरऑल फाइनेंस सेक्टर अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के तौर से। आरबीआई ने जो फैसले लिए हैं उससे हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर जो है इंटरेस्ट रेट पे या करेंसी पे वो कम हो, एंड दैट इज ऑब्वियसली पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, उनको ज़्यादा फायदा होगा। पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक, जैसे आपने बोला कि मार्क टू मार्केट गेन्स आ सकते हैं, या फिर जो एक कंसर्न बन रहा था कि बैंक्स को मार्क टू मार्केट लॉस होंगे, एटलीस्ट वो कंसर्न चला जाएगा, विच इज वेरी गुड फॉर द स्टॉक प्राइसेस। दूसरा एक चीज हो रही है कि जैसे मैंने बोला कि 6-6.5% का जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन 4.5-5%, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के कारण आ रहा है, उसके कारण बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा दिख सकता है आगे के 6-8 महीने में। तो ग्रोथ अच्छा होगा। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बैंक्स की, उसके ऊपर जो प्रेशर बन रहा था, बिकॉज आरबीआई एक साइड पे रेट कट कर रही थी, तो बैंक्स को पास ऑन करना पड़ता है, तो वो एक बीच का समय होता है 6-8 महीने का, उसमें उनके मार्जिन पे प्रेशर आता है, वो भी अभी नहीं रहेगा। और मार्क टू मार्केट के जो कंफर्ट है उसकी वजह से मुझे लगता है तीनों चारों जगह से बैंक्स के लिए एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है। तो फाइनेंस एज अ सेक्टर इज लुकिंग गुड। उसके साथ साथ जो बेसिक प्रीमाइस है हमारा कि कहीं ना कहीं 1 महीना मैक्सिमम या 2 महीने में जंग खत्म हो जाएगी और ऑयल प्राइस नीचे आएंगे, तो उसके कारण काफी सेक्टर जो है वो बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे ओएमसीज है, उनको बेनिफिट हो सकता है, या फिर ऑटो सेक्टर है, या या व्हीकल फाइनेंशियल कंपनीज, ये सारे जो कंपनीज है जिनको आज की तारीख में ऑयल ऊपर जाने से तकलीफ हो रही है या फिर करेंसी डेप्रिसिएशन तकलीफ हो रही है, वह सारी जगह पे रिलीफ रैली हम देख सकते हैं। काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे रिलीफ रैली आ सकती है। आपने बातों बातों में बता दिया सर कि 1 से 2 महीना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब आप मान के चल रहे हैं कि ये जंग खत्म होती हुई नज़र आ सकती है। तो OMCs पहला ये प्ले है जिनको बड़ी राहत होगी, कच्चा तेल नीचे आएगा तो इनकी कॉस्ट कम होगी, प्रेशर कम होगा इनके बुक्स पर, तो जाहिर सी बात इनके लिए बड़ी रिलीफ आएगी। व्हीकल फाइनेंसिंग वाली कंपनियां हैं, इनके लिए बहुत बड़ी राहत देखने को मिल सकती है। बैंकों के अलावा एक बड़ा सेक्टर और एक पिटा हुआ सेक्टर सर, वो है IT का। IT पर आपका नज़रिया क्या है? मैं बहुत छोटे में आपसे सवाल पूछता हूं सर, आप एक्सप्लेन करके बताइएगा, क्या ये सेक्टर वैल्यू बाय है या एक ट्रैप है इस समय? जी, हमें लगता है कि ये एक आज की घड़ी में वैल्यू बाय सेक्टर है, बिकॉज
ये जो सेक्टर आप लास्ट 25-30 साल का उनका हिस्ट्री स्टडी करेंगे तो हम्म। ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशन हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन Y2K हुआ, या फिर ERP इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 2006 से 8-9 में। उस टाइम पे भी काफी कंसर्न थे कि एक बार ERP इम्प्लीमेंट हो गया क्लाइंट्स के फैक्ट्रीज में और ऑफिसेज में, तो हम्म। इनको क्या काम रहेगा। उसके बाद क्लाउड आया, उसके बाद अभी AI का ट्रांजिशन चल रहा है। बट हम्म। अगर आप एवरी टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन देखेंगे तो जब नई टेक्नोलॉजी आती है हम्म। उसके बाद वर्कलोड्स बहुत बढ़ जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ वर्क जस्ट एक्सप्लोड। और ये AI कंपनी या एंटरप्राइज लेवल पे काम करने के लिए बेसिकली कंपनीज में जो डेटा है उसको पहले स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक बिठाना पड़ेगा, उनको क्लाउड में लेके आना पड़ेगा। हम्म। और जब AI इम्प्लीमेंटेशन बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ काफी सारे कंसर्न्स भी बढ़ रहे हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी वगैरह। हम्म। तो ये जो ये काम है उसके लिए बहुत स्किल्ड मैन पावर या लगेगी बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और वो इंडिया के पास ही है। तो मुझे लगता है ये जो कंसर्न्स है या निगेटिविटी है काफी हद तक बहुत बढ़ गई है। और ये एक मौका है, बिकॉज ये जो कंपनीज है वो बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल वाली कंपनीज है। कैश जनरेशन, ROI इनका काफी अच्छा है, और वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल लेवल पे आ गए हैं। तो ये जो मार्केट का पेंडुलम है थोड़ा एक बहुत एक्सट्रीम तरफ पे चला गया है। 2021-22 में यही IT कंपनीज को हम 40-50 के PE पे वैल्यू कर रहे थे, आज इनका PE रेशो 15 से 20 के बीच में आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक वैल्यू बाय है, और जब ये नैरेटिव चेंज होगा AI का और ये सब चीजें बदलेगी, तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर में भी एक अच्छा हम देख सकते हैं कि कंपनीज को बेनिफिट आना चालू होगा। दो व्यूज हैं सर इस सेक्टर को लेकर। एक तबका ये कहता है कि एआई इनके लिए डिस्ट्रप्शन के रूप में आएगा और जिस वजह से अब हमने इतनी गिरावट देखी भी है, और दूसरा व्यू ये कहता है कि ये एआई बल्कि इनके एक अपॉर्चुनिटी है, यानी कि इनके लिए नए मौके डेवलप होते हुए नजर आएंगे। आप किस यस। खेमे में हैं सर? और मुझे ये भी बताइएगा कि अगर आईटी आपको पसंद है, वैल्यू बाय है, तो क्या मिड कैप्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए या फिर लार्ज कैप्स पर, या फिर इसके विपरीत जो जो एआई के साथ कनेक्ट करता जाएगा, अलाइन करता जाएगा, वहां पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए? जी, हम डेफिनेटली इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से देख रहे हैं IT कंपनीज के लिए। मुझे लगता है इनके लिए अपनी IT कंपनीज के लिए बहुत काम बढ़ सकता है आगे के 3-5 साल में, जब एंटरप्राइज लेवल पे AI एडॉप्शन चालू होगा तब इनका काम आएगा ये सब डेटा वगैरह पे काम करने के लिए। तो एक अपॉर्चुनिटी है। और विद इन द सेक्टर मुझे लगता है कि ऑब्वियसली जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा होती है वहाँ पे ज्यादा रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर हम सेक्टर को स्टडी करेंगे तो ये जो सेक्टर है ग्लोबल IT सर्विसेज सेक्टर है वो एवरी ईयर 3 से 4% से ग्रो करता है। हमारी कंपनीज में लास्ट के 10-15 साल में काफी ज्यादा ग्रोथ की, बिकॉज वो साइज में छोटी थी। लेकिन आज जो बड़ी कंपनीज है IT के टॉप 4-5 स्टॉक्स, उनका जो एब्सोल्यूट रेवेन्यू है वो बहुत बड़ा हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि उनके ग्रोथ रेट जो ग्लोबल ग्रोथ रेट उससे कन्वर्ज होते जा रहे हैं। बट उसके अपोजिट जो काफी सारी मिड कैप कंपनीज है वो अभी भी उनके मार्केट शेयर के जो गेन्स है वो बरकरार है, उसके वजह से वो लोग 12-15-18% ग्रोथ रिपोर्ट कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो सेटअप है वो आगे के 3-5 साल में भी रहेगा कि बड़ी कंपनीज की ग्रोथ रेट है वो 5-6% के बीच में रहेगी, और छोटी कंपनीज है बिकॉज ऑफ उनके साइज है और बिकॉज वो मार्केट शेयर गेन कर पा रहे हैं 12-15-18% ग्रोथ दे पाएंगे। तो मिड कैप कंपनी की तरफ हमारा ज्यादा झुकाव रहेगा। ठीक है, मिड कैप कंपनी की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा क्योंकि लार्ज कैप कंपनियां बड़ी हो चुकी हैं पिछले 4-5 सालों में। अब यहाँ से ग्रोथ की जो गुंजाइश है एज़ कम्पेयर टू मिड कैप कम है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अच्छा सर, हमने बैंकिंग की बात कर ली, हमने आईटी की बात कर ली, और इसके अलावा डिफेंस, डेटा सेंटर, एआई से जुड़ी हुई जो भी छोटी मोटी कंपनियां हैं हमारे देश में, पावर, ग्रीन एनर्जी, मेटल्स, ये कुछ ऐसी थीम्स हैं जिसमें हमने पैसा बनता हुआ देखा है, अच्छी कमाई हुई है। जिन्होंने भी इन सेक्टर्स पे फोकस रखा है, बाजार चाहे कैसा भी रहा, लोगों ने पैसा बनाया है, पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स आए हैं। आगे भी क्या सर इन्हीं सेक्टर्स में पैसा बनेगा, या फिर कोई शिफ्ट है, कोई चर्निंग है जो कि आगे पोर्टफोलियो में करने की जरूरत है? जी, संदीप जी, मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में मतलब चर्निंग करने की जरूरत है। ये जो थीम थोड़ा पर्टिकुलरली आप देखेंगे पावर रिलेटेड स्टॉक्स, पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स या केबल वायर कंपनीज, लास्ट के 1 साल या 2 साल में काफी उसमें रिटर्न्स बन गए हैं, और जो कंपनीज की PE रेशोज है वो 40, 50, 60
इस तरह के पीई रेशोज है। डेफिनेटली ये कंपनीज में ग्रोथ आते रहेगा, 20 से 25% ग्रोथ भी आ सकता है कोई की कंपनी में, बट ये काफी वेल डिस्कवर्ड है और स्टॉक प्राइसेस में फैक्टरिंग हो चुका है। वहां पे कोई डिसअपॉइंटमेंट होने की गुंजाइश नहीं है। थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो स्टॉक प्राइसेस में काफी गिरावट हो सकती है। और जो हमें थोड़ा डर लग रहा है कि ये जो एआई का हाइप जो है ग्लोबली चल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं अगर कुछ हुआ तो इनडायरेक्टली इन कंपनीज के वैल्यूएशन पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो जहाँ पे जो अच्छा खासा पैसा बन गया है लास्ट 1-1.5 साल में पावर टी स्टॉक्स में, केबल वायर या पावर कंपनीज में, वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और जो सेक्टर्स हमने अभी जस्ट डिस्कस किए, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल्स या कुछ कुछ ऑटो मिड कैप कंपनीज एक्सेट्रा, वहां पे हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करने की डेफिनेटली एक जरूरत है इस मौके, ठीक है। इस टाइम पे। ओके, तो पावर में, पावर एंसिलरीज में जहाँ पे ज़्यादा पैसा बना है वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। और आप कुछ नए सेक्टर्स हैं जो आपको अतुल सर बता रहे हैं, इन पे आप ज़्यादा फोकस करके चलिए। पोर्टफोलियो बिल्डिंग में या फिर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, वो है बैलेंसिंग को लेकर या फिर डाइवर्सिफिकेशन को लेकर। पिछले कुछ समय में हमने देखा है सर, गोल्ड सिल्वर का जो इंपॉर्टेंस है आपके पोर्टफोलियो बिल्डिंग में, वो काफ़ी हद तक बदला भी है और उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी भी है। आपके हिसाब से क्या गोल्ड सिल्वर एज अ पोर्टफोलियो बैलेंसर या फिर डाइवर्सिफिकेशन के रूप में आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए? एक्सपोजर कैसे भी हो सकता है, चाहे वो डायरेक्ट गोल्ड हो या वो ईटीएफ्स हो, कैसे भी हो। पहली बात तो ये बताइए कि हाँ एक्सपोजर होना चाहिए, और अगर हाँ तो फिर कितना एक्सपोजर, कितना हिस्सा गोल्ड सिल्वर का होना चाहिए पोर्टफोलियो में? जी, मुझे लगता है डेफिनेटली एक्सपोजर होना चाहिए। पर्टिकुलरली गोल्ड के बारे में बात करूंगा। सिल्वर मुझे इतना मतलब ज़्यादा आइडिया नहीं है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स इन द व्हेन इट कम्स टू सिल्वर। इंडस्ट्रियल डिमांड है, स्पेकुलेटिव डिमांड है, एंड काफ़ी चल भी गया है सिल्वर लास्ट 2 साल में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट गोल्ड से लेके काफ़ी मुझे लगता है कि गोल्ड एक पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। इन्वेस्टर्स के एपेटाइट के हिसाब से 15 से 20% एक्सपोजर गोल्ड को दे सकते हैं। ये जो चीजें हो रही है लास्ट 3-4 साल से ग्लोबली, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर होने के बाद अमेरिका ने रशिया के एसेट फ्रीज कर दिए थे, या फिर लास्ट 2 साल से टैरिफ का वॉर चल रहा है, 1-1.5 साल से टैरिफ हो रहा है, और अभी ईरान और यूएस का वॉर हो रहा है। उसमें से 6-8 महीना पहले यूएस ने यूएस का जो रोल था पहले ग्लोबल पोलिसिंग का, उन्होंने वो गिव अप कर दिया। उन्होंने बोला है सारी कंट्रीज के आप अपना देखिए, आप अपना डिफेंस सेक्टर पे फोकस कीजिए, हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से एक जो दुनिया है, रियल रियल वर्ल्ड एज वेल एज फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक मल्टीपोलर सिचुएशन बढ़ने के चांसेस है। कुछ कुछ कंट्रीज है, उनके एस्पिरेशन है कि उनकी करेंसीज पे ट्रेड होना चाहिए, जैसे चाइना वगैरह। तो ये जो सारी चीजें हैं वो काफी वोलेटाइल है, और उसके चलते मुझे लगता है कि ये गोल्ड को एक डिसेंट एलोकेशन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में एक होना चाहिए। ठीक है, लास्ट सवाल आपसे सर, मेरे को थोड़ा पर्सनली भी समझना है इस चीज़ को कि अब जिस तरह की सिचुएशन है हमारे सामने, जंग को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, आप कह रहे हैं कि 1 से 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी, कच्चे तेल की कीमतें वॉलेटाइल हैं, तो ऐसे माहौल में सर बेसिक सवाल ये है कि आपके पास फिलहाल हाथ में पैसा कितना होना चाहिए, कैश लेवल्स कितने होने चाहिए, या फिर आपके हिसाब से पूरा इन्वेस्टेड रहना चाहिए? कभी भी जंग खत्म होने की खबर आ जाएगी तो आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करके ही रखना चाहिए। आप किस कैंप में हैं कि थोड़ा बहुत कैश होना चाहिए या फिर फुली इन्वेस्टेड रहना चाहिए? आई थिंक जो इक्विटी एलोकेशन कोई भी इन्वेस्टर का होगा, उतना इक्विटी एलोकेशन के हिसाब से पूरा इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर किसी के पोर्टफोलियो में अगर उसको 50% इक्विटी चाहिए तो 50% इक्विटी मार्केट में अभी डाल देना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइमिंग करने का फायदा नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी हमारा 2 साल टाइम करेक्शन में चला गया है। हमारा जो मार्केट है उसने सारे जो मार्केट्स है, कोरिया, ताइवान और इवन यूएस मार्केट को अच्छे खासे लेवल से अंडर परफॉर्म किया है ऑलमोस्ट। मतलब कोरिया ताइवान इज अप 80-100%, यूएस इज अप 25%, और हमारा 0% रिटर्न है। तो फाइनेंस में हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होता है मीन रिवर्जन का। जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है, और जो नीचे रहता है वो ऊपर भी जाता है, और ये एक लेवल के बाद होता ही है। वैल्यूएशन हमने देखा कि एक एवरेज लेवल पे आ गया है, अर्निंग ग्रोथ अपनी ठीक ठाक चल रही है, इकोनॉमी इज होल्डिंग वेरी वेल। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि इस अब ये समय पे कैश पे रह के कुछ मतलब नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि मार्केट बहुत गिरेगा और आपको इन्वेस्ट करने को मिलेगा, वो एक हम उसको ग्रीड बुला सकते हैं। जनरली लोग हमेशा
डाउनसाइड रिस्क की बातें करते हैं, बट अपसाइड रिस्क भी होती है मार्केट में, कि आप वेट करते रहे और मार्केट सडनली चल पड़े। तो हमें लगता है कि ये जो सिचुएशन है और जिस लेवल पे हम खड़े हैं उस पे बहुत ज़्यादा मंदी करने की जरूरत नहीं है। और जितना अलोकेशन है उसके हिसाब से इन्वेस्टेड रह सकते हैं इक्विटी। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ से कोई बड़ी डाउनसाइड नहीं है, वो होप मत रखिए कि बाजार बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, फिर से आपको मौका मिलेगा। तो जितना आपका इक्विटी का एक्सपोजर बनता है आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, एज ग्रुप या जो भी रिस्क प्रोफाइलिंग बनती है उसके हिसाब से पूरा पैसा आप लगा दीजिए। कोई कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, मौका नहीं मिलेगा, कोई बड़ी गिरावट नहीं आने वाली बाजार में। या मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट नहीं आने वाली बाजार में। ऑलरेडी हमने देखा है 2 साल का करेक्शन, अर्निंग ठीक था, तो बेसिकली बड़ा करेक्शन की मुझे संभावना बहुत कम लगती है। चलिए, इस पॉजिटिव नोट पर बहुत शुक्रिया आपका सर, अपना कीमती समय आज हमारे धन्यवाद। साथ शेयर करने के लिए। तो बड़ी बातें आप कह रहे हैं सर कि 1-2 महीने में जंग खत्म हो जाएगी, पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स और मिड कैप दोनों का आप एलोकेशन रखिए, और बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी उसकी उम्मीद फिलहाल के लिए कम नजर आती है। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच हमें इनलाइटन करने के लिए। चलिए, इस खास पेशकश में मार्केट आउटलुक में आज के लिए बस इतना ही। अच्छी अच्छी बातें जो हमें सुनने को मिली आज वो ये है कि 1 से 2 महीना मैक्सिमम है जब ये जंग खत्म होने में आपको शायद लगेगा, और उसके बाद कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। तो इस गलती में मत रहिएगा कि अपना पैसा आप बचा के रखिए कि बाजार गिर जाएगा तो पैसा लगा लेंगे। अतुल भोले जी कह रहे हैं पूरा पैसा जो इक्विटी का एलोकेशन आपका बनता है रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उसको पूरा इन्वेस्टेड रखिए। मौका नहीं मिलने वाला, जब ये जंग खत्म हो जाएगी बाजार में एक तरफा तेजी फिर देखने को मिल सकती है। चलिए, इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाजत ले रहा हूँ। नमस्कार।